जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे IAS.com यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो यूपीएससी 2023 की जो 27 मई को जो एग्ज़ाम होने वाली है प्रीलिम्स, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, वो क्रैश कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान का इतिहास। इस भारतीय संविधान के इतिहास में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का संशोधित अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम, 1793 का राजपत्र, 1813, 1833, 1853, 1858 का अधिनियम और भारतीय परिषद अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ये सब पूरे जो अपने भारतीय संविधान का जो विकास हुआ, वो विकास के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। 1772 से लेकर जो 1935 तक जो भी इंडियन रीजन में ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो भी रूल्स लागू किए गए, उस रूल्स को हम पढ़ेंगे इस रिगार्डिंग से कि उसका उस रूल्स का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में किस प्रकार से सहायता हो गई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज के लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है IAS.com। आप खुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी यूपीएससी स्टडी कर रहे स्टूडेंट है उन सबको ये अपने लेक्चर सीरीज को अटेंड करने के लिए बोलिए या उनको आप ये शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी आप प्रीलिम्स के और मेंस के परस्पेक्टिव से जो भी अपना सिलेबस बनेगा, वो टॉपिक के वाइज आईएमपी टॉपिक जितने भी बनेंगे, आईएमपी टॉपिक, वो पूरे आईएमपी टॉपिक्स इस लेसन में हमने कवर किए हैं। ये पूरे जो अपनी सीरीज चल रही है यूपीएससी क्रैश कोर्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो भी अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, जो भी अपना 27 में भी जो भी आ रहा है एग्जाम, उसके रिगार्डिंग अपना ये पूरा एफर्ट चल रहा है कि अपने को ये पूरा एग्जाम क्लियर ही करना है। पॉइंट ऑफ आईएमपी पॉइंट टॉपिक्स लेके हमने पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए फिर आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था या बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। उसकी जनता क्या होती है? शासित होती है। ये राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारंपरिक तथा पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन भी करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसको ऐसी आधार विधि या कानून कहा जा सकता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। ऐसा संविधान देश का, जिस संविधान पे कि उन पे उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करना है, और वह आधार विधि कानून कहा जा सकता है। भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ और अपने लंबे समय इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान के पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा कई ऐसे अधिनियम, चार्टर पारित किए गए थे जिन्हें भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है। मैंने आपको अभी कहा कि भारतीय संविधान का आधार कहा जा सकता है किसको? कि जो भी पूर्व ब्रिटिश जे संसद द्वारा कई अधिनियम और चार्टर बनाए गए थे, जिन्हें जिनको ही देखकर भारतीय संविधान का आधार कहा गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और आईएमपी, इसके ऊपर ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, एनी टाइम क्वेश्चन आता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके ऊपर एक सवाल बनता ही बनता है। वन लाइनर क्वेश्चन में भी बनता है, और या वन लाइनर क्वेश्चन में तो आता ही आता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो भी एग्जाम होती है, डिस्क्रिप्टिव में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्क्राइब करो, ऐसा भी मेंस के एग्जाम में भी अपने को सवाल आ सकता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अपने को पढ़ना है। बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया।
इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेरिंग, मॉनसन, बरवेल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था। जो भी बंगाल का गवर्नर था और जो भी बाकी जो असिस्टेंट सब थे साथ थे, उन सबका कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निर्देशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता था। अगर 5 साल के बीच में ही अगर इनको हटाना है तो इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए थी? ब्रिटिश सम्राट की। ठीक है। मद्रास तथा मुंबई के प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उन गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया। इसका मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसकी पोस्ट बढ़ा दी गई, उसके अंडर का टेरिटरी एरिया बढ़ा दिया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी। इसको बंगाल का किसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है? वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वन लाइनर में भी आता है। याद रखिए। सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इस कानून को लागू करने से पूर्व निर्देशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1772 में गुप्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? हाँ, 1773 एक्ट के अंतर्गत, 1773 एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में की गई, 1774 में की गई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एलिजा एम्पे, याद रखिए। सर एलिजा इम्पे ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया तथा कानून लागू करने के लिए भारत सचिव की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। भारत सचिव कानून लागू करने के लिए भारत सचिव की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का संशोधित अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी अधिकार बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किसको? बंगाल, बिहार, कलकत्ता की जो सरकार थी, कलकत्ता की जो सरकार, उस सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का, कायदा बनाने का, कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। 1781 का चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत कहा गया कि जो भी कंपनी के इंग्लैंड के जो लोग हैं, कंपनी कर्मचारी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश किया गया। जो भी भारतीय उसका क्रिया कानून बनाने के बाद जब कानून लागू कर किया जाने लगे, उस समय अगर किसी भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज को कोई ठेस पहुंचती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश 1781 के संशोधित अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, जो पीट्स इंडिया एक्ट था 1784, इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। पीट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या 4 से 3 कर दी गई। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व
सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। 1784 में ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश अपने भारत देश को कहा गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। गवर्नर जनरल था, जो भी भारतीय देश के राजा थे, उनसे अगर किसी को युद्ध करना था या संधि करनी थी, तो उसकी आपको कंपनी के संचालकों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों यानी कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत क्रिएट किया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में वन लाइनर में। ठीक है, याद रखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन अर्थमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा पीवी काउंसिल के सदस्यों को चुने जाते थे। ठीक है, याद रखिए पीट्स इंडिया एक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 में इस जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्थापित किया गया था, उसका कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया। कंपनी के भारत सरकार के नाम, आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया, अर्थात मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः बंदी कर दी गई। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनी उपहार नहीं ले सकता। यहाँ से उपहार बैन कर दिया गया। उपहार क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अगर भारत में नियुक्त किसी अंग्रेज अधिकारियों पर मामले दर्ज है, तो उसकी सुनवाई इंग्लैंड में एक कोर्ट में की जाएगी। चाय और अफीम के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गए। चाय और अफीम के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर अन्य व्यापारी एकाधिकार समाप्त हो गए। किस वजह से? पीट्स इंडिया एक्ट की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1793 का राजपत्र चार्टर एक्ट, कंपनी के कार्यों का एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्ट पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया। जो भी 1773, 1781, 1784 के जो भी अधिनियम थे, वो सब इसमें 1793 के राजपत्र में चार्टर एक्ट में ऐड किए गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो भी कंपनी को ट्रेड करने का जो एग्रीमेंट मिला था, व्यापार करने का जो अधिकार मिला था, उसको 20 साल के लिए बढ़ाया गया। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए बढ़ाया गया। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्य की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव होना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना चाहिए। ये इस 1793 के कोष राजपत्र से तय किया गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 1813 का राजपत्र, 1813 का राजपत्र जो चार्टर एक्ट था, कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार का
एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो इसका आंसर है 1813 का चार्टर्ड एक्ट एंड राजपत्र के अनुसार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। जो भी 1813 का जो एक्ट था, उसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, अब इन लोगों ने एजुकेशन के लिए भी रूल्स बनाने शुरू कर दिए और वो 1813 में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च करने की निर्देश दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार कंपनी को ब्रिटिश सरकार से दे दिया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी किया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। उसके बाद 1833 का राजपत्र। 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई। महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर और आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्न मुख्य प्रावधान थे। कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। जनरल लॉर्ड संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बना दिया गया। LVB लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बना दिया गया। ठीक है। भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक तथा असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई। ये था 1833 का राजपत्र। तो आज के वीडियो में, आज के फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यहाँ से आगे वाले टॉपिक हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और जो भी यूपीएससी प्रीलिम 27 मई 2000, 27 मई 2023 को जो आने वाली है, उस प्रीलिम को हम क्रैक करने के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी ला रहे हैं वो 100% सटीक है और वो स्ट्रैटेजी से हम प्रीलिम क्रैक करके ही रहेंगे। हाँ, ये आप आज के तारीख में लिख लो। ठीक है। जो भी हमारे IMP टॉपिक्स है उनको हम कवर करेंगे और कवर करके ही हम जो आज तक जो पढ़ाई की है उसका हम रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिकॉल और रिवीजन हम ही दो यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये अपना आज का लेक्चर का सीरीज, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में जो भी भारत के कानून का जो भी विकास है तो किस प्रकार हुआ वो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए फिर, जय हिंद।